Good morning, children, and welcome back in your history class. I hope that you all are fit and fine, feeling happy and healthy. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपको जैसे कि सूचना मिली गई होगी, स्कूल की तरफ से नोटिस आपको मिला होगा कि आपकी जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है वो 24 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी शुरू हो रहे हैं। और जैसा कि उस सूचना के अनुसार उस सूचना में आपको ये भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ये भी नोटिस मिला होगा कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी आपका जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न का जो है वो 3 विकल्प होगा और तीनों विकल्पों में से आपको जो सही विकल्प होगा उसके सामने आपको निशान लगाना होगा। और आप जो है क्लास 9th में जो है आप ये इस तरह के प्रश्न आप जो है वो क्वेश्चन पेपर में आपने पहले भी किया हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे आपको सॉल्व करने हैं। और बच्चों, जैसा कि आपको 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो 40 क्वेश्चन जो हैं वो 2 सेक्शन में डिवाइड होंगे, यानी सेक्शन ए जो होगा आपका हिस्ट्री और सिविक्स होगा, यानी इतिहास और नागरिक शास्त्र का होगा, और सेक्शन बी जो होगा आपका ज्योग्राफी होगा, यानी भूगोल होगा। तो आपके सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है 2 सेक्शन में होगा। एक सेक्शन में आपका इतिहास और नागरिक शास्त्र होगा, दूसरा सेक्शन बी में आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल होगा। और हिस्ट्री एंड सिविक्स यानी नागरिक सेक्शन ए यानी इतिहास और नागरिक शास्त्र आपके 20 मार्क्स के होंगे और भूगोल आपका 20 मार्क्स का होगा, यानी कुल मिला के आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। और इन 40 मार्क्स में 40 क्वेश्चंस आपके होंगे दोनों सेक्शन को मिलाकर, और इन 40 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको समय 45 मिनट्स दिया जाएगा, यानी 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने होंगे, जो कि 20 मार्क्स का आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स है और 20 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी है। और आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे और हर एक प्रश्न का जो है वो 3 ऑप्शन होगा, 3 विकल्प होगा। जो भी सही विकल्प होगा उसके आगे आप सही का निशान लगाइएगा, और हर एक क्वेश्चन जो है वो उसके बराबर अंक है, यानी ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। तो यह आपका क्वेश्चन पेपर है। ये आपका क्वेश्चन पेपर इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर जो है आपको आएंगे और आपको उसको हल करना होगा। और बच्चों, आप जो है अच्छे से पाठ जो है आपको जो पोर्शन में जो आपको दिया गया है उस पोर्शन में जो भी पाठ जो भी लेसन आपको दिया गया है उन लेसन को अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा और बहुत थरली बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और हर एक पॉइंट हर एक पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि पाठ के पीछे से ही आपके क्वेश्चंस आएँ, पाठ के यानी लेसन्स के बीच में से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, उसमें कोई भी आप जो है वो केयरलेस मत होइएगा। अच्छे से हर एक पार्ट को थरली पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एक एक पैराग्राफ एक एक चैप्टर को कम से कम आप कई बार रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा हर लेसन, हर पोर्शन, हर सेक्शन पार्ट का। और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। और जैसा कि अभी हमारा जो आज के लेक्चर में जो है जहाँ का अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर, और हमने आपको पोर्शन बताया था कि सिविक्स का जो दूसरा जो आपका जो दूसरा जो चैप्टर है संघवाद, उसमें हमने आपको बताया था कि भाषा नीति तक जो है आपका पोर्शन में आएगा। पोर्शन में आपका जो है वो फर्स्ट हाफ ईयरली पोर्शन में भाषा नीति तक जो है वो इस शीर्षक तक जो है आपके प्रश्न आएंगे, यानी इस शीर्षक तक जो है आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चंस होंगे। अब बच्चों जो है इसलिए हम भाषा नीति तक आज हम लेक्चर शीर्षक को डिस्कस करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले, लेकिन आगे डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या रिवाइज किया था, क्या मतलब पढ़ा था, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भारत में संघीय व्यवस्था यानी किस तरह की संघीय व्यवस्था भारत में है। हमने संघ सूची के बारे में पढ़ा था, और हमने जो है वो हमने संघ सूची के बारे में पढ़ा, हमने राज्य सूची के बारे में पढ़ा था, हमने समवर्ती सूची के बारे में पढ़ा, और हमने 2 तरीकों के बारे में पढ़ा जिससे संघीय शासन व्यवस्था जो है वो परिपूर्ण होती है। 2 तरीके से संघीय शासन व्यवस्था बनाई जाती है, उन दोनों रूट्स के बारे में, उन दोनों रास्तों के बारे में हमने, उन दोनों तरीकों के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों। इस बारे में हमने डिस्कशन पिछले लेक्चर में किया था। आज बच्चों जो हम पढ़ेंगे वो है आपका
आज जो चर्चा हम करेंगे वो है संघीय शासन व्यवस्था, यानी संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, भाषाई राज्य और भाषा नीति। संघीय व्यवस्था जो है आपकी कैसे चलती है, सबसे पहला शीर्षक ये है कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। बच्चों, संघीय व्यवस्था का जो कारगर था, जो कामकाज है, वो उसके लिए सबसे बड़ी जो है संवैधानिक प्रोविजंस, यानी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी संवैधानिक प्रावधान जो है वो बहुत ज़रूरी है। संघीय व्यवस्था की जितनी जो फंक्शंस होते हैं, जितने जो कार्य होते हैं, वो संविधान से ही निर्धारित किए जाते हैं। अब उसके लिए संवैधानिक प्रोविजंस का, उसके लिए संवैधानिक प्रावधानों का बहुत ज़रूरी है कि उसके अनुसार, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर ही बेस होती है। तो संघीय शासन व्यवस्था के लिए जो है वो संवैधानिक प्रावधानों का होना ज़रूरी है, क्योंकि संविधान से ही जो है वो संघीय शासन व्यवस्था को अधिकार और शक्ति प्राप्त होती है। अब बच्चों पर लेकिन ये इतना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भारत जैसे व्यापक देश में संघीय शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना जो है वो सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों का ही होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बल्कि बहुत सारे तथ्यों का होना भी ज़रूरी है। जैसे कि अब देखिए, अगर भारत की संघीय व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं, अगर यहाँ की भारत की शासनीय व्यवस्था अगर सक्सेसफुल हुई है, अगर बहुत कारगर हुई है, बहुत इफ़ेक्टिव हुई है, तो इसका सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों का ही होना ज़रूरी नहीं है कि संवैधानिक प्रावधान ही सिर्फ मेरे पास है तो हम अपनी संघीय शासन व्यवस्था जो है वो पर्याप्त रूप से या सुचारू रूप से चला रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा संवैधानिक प्रावधानों का होना ज़रूरी है, मगर सिर्फ इसी का होना ज़रूरी, ये भी जो है ये कोई ये भी ठीक नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए अन्य तथ्यों का भी बहुत होना ज़रूरी है। जैसे अगर मान लो भारत में संघीय, मान लीजिए बच्चों, भारत में संघीय व्यवस्था की जो सफलता का जो इम्पोर्टेंट, यानी जो मेन श्रेय है, मेन जो उसका क्रेडिट है, मेन श्रेय जो है वो लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को जाता है। क्योंकि हम ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि भारत कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे लोकतांत्रिक राजनीति है, यहाँ पे लोकतांत्रिक राजनीतिक सिस्टम है, यहाँ वो लोकतांत्रिक प्रणाली है। तो इसलिए सबसे बड़ा श्रेय जो है वो लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र को जाता है, जिसपे हमारा संविधान जो है वो आधारित है। और इसी संविधान के संवैधानिक प्रावधानों से जो है वो संघीय शासन व्यवस्था को शक्ति मिलती है। तो बच्चों, इसी से संघवाद की जो भावना है, या आप कह सकते हैं कि विविधता का आदर करना, या आप कह सकते हैं संग साथ रहने की इच्छा, ये सब आदर्श जो है एक साथ मिलके एक आदर्श जो है कि मॉडल जो है वो स्थापित करते हैं संघीय शासन व्यवस्था के लिए। तो बच्चों, अब इस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इस पे अब किस तरीके से संघीय शासन व्यवस्था जो है वो भावनाओं और विविधताओं को लेकर एक आदर्श का रूप स्थापित करती है, आदर्श स्वरूप बनाती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इस संदर्भ में भाषीय राज्य की। अब बात करें भाषीय राज्य की, बात करें हम कि अब भाषा के आधार पे प्रांतों का जो गठन था, जो फॉर्मेशन था, जो प्रोविंसेस का फॉर्मेशन था, वो हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए जैसे अब हम कह सकते हैं भाषा के आधार पे राज्यों का गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना, उनका फॉर्मेशन करना लोकतांत्रिक राजनीति के लिए एक ये कठिन परीक्षा थी, उनके लिए एक कठिन कार्य था कि भाषा के आधार पे इतने व्यापक देश, इतना व्यापक लोकतांत्रिक देश को विभाजित करना, उसको जो है उसको एक उनके लिए एक बहुत ही कठिन कार्य था भारत जैसे देश के लिए। लेकिन भारत ने सन 1947 में जो है वो आज़ादी मिली और वो लोकतंत्र की बागडोर उसने संभाली और लोकतंत्र की स्थापना उसने की और लोकतंत्र की राह पर वो चल पड़ा। उसने अपनी यात्रा जो है लोकतंत्र की यात्रा उसने शुरू की। यह डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ या डेमोक्रेटिक जर्नी जो है उसने शुरू की। अब हम कह सकते हैं और अब देखेंगे कि 1947 से लेकर जो है 2017 तक, और बल्कि आप कह सकते हैं कि वर्तमान तक, यानी 1947 से लेकर आज 2020 तक की अगर हम स्थिति को अगर देखते हैं तो आप देखेंगे कि इस लोकतांत्रिक व्यापक देश में बहुत से बदलाव हुए हैं, बहुत से चेंजेस हुए हैं, बहुत से परिवर्तन हुए हैं।
जैसे कि अगर हम भी ये चकित हो जाएंगे इन परिवर्तनों को देखकर, कि जैसे देखेंगे आप कि पुराने बहुत सारे पुराने प्रांत, बहुत सारे पुराने क्षेत्र जो हैं वो विलीन हो गए, गायब हो गए, ख़त्म कर दिए गए, और बहुत सारे नए प्रांतों का जन्म हुआ, बहुत सारे नए क्षेत्रों का निर्माण किया गया, बहुत सारे नए प्रांतों का जो है वो भारत के मानचित्र में जो है वो जोड़ा गया, और भारत के मानचित्र से बहुत सारे पुराने प्रांत जो है वो गायब हो गए या उनका नाम बदल दिया गया, उनको नाम बदल के उनका दूसरा नाम रख दिया गया। तो बहुत सारी 47 से लेकर आज तक की स्थिति के अगर हम देखें करें तो बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव मानचित्र में किए गए, इस व्यापक लोकतांत्रिक देश में किया गया है। अब नए राज्य को बनाने के लिए 1950 यानी 1950 के दशक में भारत के कई जो पुराने राज्य थे उनकी सीमाएं बदल दी गई। 1950 में जो है वो कई पुराने राज्यों की सीमाएं जो हैं वो बदल दी गई। क्यों? क्योंकि नए राज्यों के गठन के लिए, यानी नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 में पुराने राज्यों की जो सीमाएं थी, उनकी जो लिमिटेशंस थी, उनकी जो बाउंड्रीज थी वो बदल दी गई। और ऐसा सुनिश्चित जो है करने के लिए, इस तरह की सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक भाषा बोलने वाले लोग, उन्होंने ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया कि एक भाषा बोलने वाले लोग जो है वो एक राज्य में आ जाए। अब इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का जो गठन है भाषा के आधार पर ही नहीं, मतलब अब ये था कि भाषा के आधार पे जो है वो लोकतांत्रिक देश को जो है भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करना लोकतांत्रिक इस देश के लिए बहुत कठिन परीक्षा थी उनके लिए। लेकिन अब क्या था कि 1950 में नए राज्यों का गठन करने के लिए उन्होंने पुराने राज्यों की सीमाएं बदल दी, और जो है वो यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक भाषा के लोग जो हैं वो एक राज्य में आ जाए। अब जो है अब नए प्रांतों या नए राज्यों का गठन करने के लिए भाषा के आधार पे ही नहीं, बल्कि संस्कृति, भूगोल, जातीयता और विविधता के आधार पर भी अब राज्यों का जो है नए राज्यों का गठन होना शुरू हो गया था। वो भी हो गया था कि अब सिर्फ भाषा के आधार पे ही नहीं, बल्कि जातीयता के आधार पे, भौगोलिक मानचित्र के आधार पर और विविधता के आधार पर, संस्कृति के आधार पर राज्यों का जो है वो गठन या होना, नए राज्यों या नए प्रांतों का गठन होना शुरू कर दिया गया था। और उनको एक स्पेशल ऑनर, एक विशेष आदर देने की भी बात कही गई थी। उनको विशेष आदर देने के लिए भी इस तरह के राज्यों का जो गठन होना शुरू हो गया था बच्चों। तो इसमें जैसे उत्तराखंड है और उत्तरांचल है, जैसे कि आपका नॉट उत्तरांचल, नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे ऐसे ये प्रांत हैं जिनको जो है वो इन विविधताओं या भाषाओं या भौगोलिक या जातीयता के आधार पे इनका गठन हुआ, इनको बनाया गया। अब जब एक भाषा के आधार पे प्रांतों के गठन की बात हो रही थी, राज्यों को बनाने की बात हो रही थी, तो कई राष्ट्रीय नेताओं को ये डर था कि उनको कहीं देश जो है, देश की एकता जो है वो नष्ट ना हो जाए। लेकिन अगर ये बात करें, अगर अनुभव की बात अगर हम करें, एक्सपीरियंसेस की बात करें, तो इस तरह का जो डिवीज़न था कि भाषा के आधार पर, जातीयता के आधार पे, विविधता के आधार पे प्रांतों का गठन करना कहीं ना कहीं जो है वो राष्ट्रीय एकता के लिए अच्छा था। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था कि भाषा व राज्य जो थे वो बनाने में देश और ज़्यादा एकीकृत हो गया, एक और ज़्यादा यूनिफाइड हो गया, और एक ज़्यादा जो है वो एकीकृत हो गया, और जो इसका यूनिफिकेशन जो था वो और अच्छे से चलने लगा। एकीकरण जो भारत का वो है वो और अच्छे से हो गया, और इससे और जो प्रशासन था वो पहले की अपेक्षा और सुविधाजनक हो गया। यानी प्रशासन को चलाना जो है वो और सुविधाजनक हो गया पहले की अपेक्षा। तो ये आपका भाषाई राज्य था बच्चों। अब हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंट आपका है भाषा नीति। अब भारत की जो अगर हम संघीय ढांचे को देखें, भारत का जो संघीय ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वो उसकी दूसरी नीति थी भाषा नीति को लेकर। अब उसकी भाषा नीति यानी लैंग्वेज जो लिंग्विस्टिक पॉलिसी थी, जो इसकी जो भाषा नीति थी, जो भारत संघीय ढांचा की पहली जो परीक्षा थी वो थी कि भाषा के आधार पर राज्यों या प्रांतों का गठन करना। दूसरी परीक्षा थी भाषा नीति को लेकर। भारतीय संघ व्यवस्था की दूसरी परीक्षा कठिन थी, वो थी भाषा नीति को लेकर।
अब जो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन सिर्फ 40% लोग, यानी सिर्फ 40% लोग, यानी हिंदी राज्य भाषा को सिर्फ 40% लोग जो है वो उनकी मातृभाषा है, यानी सिर्फ 40%, यानी 40% लोग की भाषा जो है वो हिंदी राजभाषा है। अब जो है इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए, अन्य भाषाओं के प्रोटेक्शन के लिए जो है दूसरे भी उपाय किए गए, जैसे संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 लैंग्वेजेस को, यानी 21 लैंग्वेज को जो है अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन 40% लोग जो ही वो राष्ट्रभाषा जानते हैं, और अन्य भाषाओं को भी जो है उनको अन्य 21 भाषाओं को जो है वो अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। और केंद्र सरकार जो ने किसी पद का जो है वो उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा के जो केंद्र सरकार के पद की जो है आप उम्मीदवार है, इसमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। यानी आप 21 भाषाएं जो हैं, या हिंदी के अलावा 21 भाषाएं, जो उसमें से कोई भी जो है वो परीक्षा किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, ये जो सुविधा दी गई है। और राज्यों की भी अपनी अलग राष्ट्रभाषाएं हैं, राजभाषाएं हैं, जैसे आपका कन्नड़ भाषा है, उड़िया भाषा है, बंगाली भाषा है, इस तरह के राज्यों की भी अपनी अलग भाषा है। और जो है अब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में भी जो है वो भाषाई बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन वहाँ पे ऑपोजिट हमारे देश की बात है। हमारे देश में क्या है कि बहुत सारे नेताओं ने हिंदी को बढ़ावा देने की बात कही है कि इसको हिंदी राज्य भाषा है, इसलिए इसको बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन संविधान के अनुसार जो है वो सरकारी कामकाज के तौर पर भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग जो है, अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं तो के अनुसार जो है वो सरकारी कामकाज के तौर पे जो ये अंग्रेजी भाषा का जो प्रचलन था वो 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन ये हुआ नहीं, ये पॉसिबल नहीं हुआ, ये संभव नहीं हुआ। और अंग्रेज़ी और बहुत सारे जो पर अनेक गैर हिंदी भाषाई जो लोग थे, जो उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा को चालू रखने की मांग की और उसको कहा कि उसको बंद आप नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए तो ये था कि तमिलनाडु में इसकी मांग को लेकर तमिलनाडु में उग्र स्थिति भी हो गई थी कि हम अंग्रेज़ी भाषा को जो है वो बंद नहीं कर सकते हैं, उसको जो है हम उसको साथ साथ लेके चलेंगे। और चूँकि हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन बहुत सारे नेताओं ने इन हिंदी राष्ट्रभाषा को आगे बढ़ाने की बात की, बढ़ावा देने की बात की। और इस बढ़ावे में संविधान की अगर बात करें उसके अनुसार तो 1965 में अंग्रेज़ी भाषा का प्रचलन बंद हो जाना चाहिए था, प्रयोग बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे गैर हिंदी भाषाई जो लोग थे उन्होंने इसके बंद होने का विरोध किया, और इस विरोध का सबसे बड़ा उदाहरण तमिलनाडु में तो इसका विरोध उग्र हो गया था। एकदम लोग बहुत ज़्यादा इसके उग्र हो गए थे और उन्होंने ये मांग की कि अंग्रेज़ी भाषा को जारी रखा जाए, बंद नहीं किया जाए। अब जो है इसका विवाद जो है, इसके बाद जो है केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी को भी राज्य कामों की प्रयोग की अनुमति दे दी और इस विवाद को उन्होंने सुलझाया। उन्होंने केंद्र सरकार ने कहा कि बीच का रास्ता अपनाया, कहा कि जो भी केंद्र सरकार का जो कामकाज होगा, या देश में जो भी कामकाज होंगे, या सरकारी काम होंगे, या कोई भी ऐसा काम होगा, वो हिंदी लैंग्वेज या हिंदी भाषा के साथ साथ जो अंग्रेज़ी भाषा में भी होगा। तो ये बीच का रास्ता उन्होंने अपनाया और इस विवाद को उन्होंने सुलझा दिया। अब जब कहते हैं कि अनेक लोगों का ये मानना था कि इस समाधान में अंग्रेजी भाषा जो है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा को लाभ पहुंचेगा। अब जो है भारत सरकार की जो अब इसमें क्या हुआ कि राजभाषा के रूप में हिंदी जो भाषा थी उसको बढ़ावा देने के लिए, यानी राजभाषा के रूप में हिंदी जो भाषा थी उसको और प्रोत्साहित करने के लिए और बढ़ाने के लिए भारत सरकार की नीति जो है वो भारत सरकार ने अपनी नीति बनाई। और जो है इसको बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं था, हिंदी का बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं था बच्चों। केंद्र सरकार की जो नीति थी हिंदी राष्ट्रभाषा को बढ़ाने की, उसकी नीति हिंदी राष्ट्रभाषा को बढ़ाने का ये मतलब नहीं था कि केंद्र सरकार जो है वो हर एक राज्य पर ये नीति थोपे कि वो इस हिंदी राजभाषा को अपनी राज्य भाषा बनाए।
उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था। किसी भी राज्य पर जो है वो इस भाषा को थोपने का उनका कोई नीति नहीं थी। जब कोई भारतीय राजनेताओं ने इस जो है अब इस क्या किया, केंद्र सरकार ने उन राज्यों पर ही इन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती थी जहाँ लोग कोई और भाषा बोलते हैं। यानी जैसे मान ले वो ऐसा नहीं है कि उन राज्यों पर भी, वैसे ये बिल्कुल नहीं था कि केंद्र सरकार जो है उन राज्यों पर हिंदी भाषा थोप सकती थी जहाँ पे वो अन्य भाषा बोलते हों। तो केंद्र सरकार का ये कोई मतलब नहीं था, ये कोई इंटेंशन नहीं था उनका, ये उद्देश्य नहीं था कि अगर राज्य में कोई और भाषा बोली जाती हो तो उस पे हिंदी, उस भाषा को हटाकर हिंदी भाषा जो है उन लोगों पे थोपी जाए। राज्यों को पूरा अपना अधिकार था संविधान के अनुसार कि वो अपनी भाषा को जो है वो अपने राज्य में प्रचलित कर सकते हैं, बोल सकते हैं। उन पे कोई जो है वो पाबंदी, कोई उन पे रोक टोक या कोई उनको इस बात में रुकावट नहीं कर सकता है। वो पूरी तरीके से आज़ाद थे क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे एक्सप्रेशन, यहाँ पे व्यूज़ और विचार और अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने का सबको अधिकार है। तो बच्चों यहाँ पे जो भारतीय राजनेताओं ने क्या किया, इस मामले में जो भी फ्लेक्सिबल बिहेवियर था, यानी लचीला व्यवहार उन्होंने अपनाया और जो है यहाँ पे विविधता जो है डिफरेंसेस को देखते हुए यहाँ पे उन्होंने एक समान व्यवहार स्थापित किया। इन्होंने यहाँ पर भारतीय जैसे व्यापक लोकतांत्रिक देश में जो है भारतीय संघ शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से यहाँ की भाषा नीति को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जो है वो हर एक राज्य, हर एक प्रांत पर लागू किया। तो बच्चों ये आपका है भाषा नीति। आपका पोर्शन हाफ ईयरली तक जो है अब आपका यहाँ तक समाप्त हो गया है और यहीं तक आपका जो है हाफ ईयरली का पोर्शन है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और जो है चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा और वीडियो भी साथ साथ अच्छे से देख लीजिएगा और अपने प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा, तैयारी अच्छे से कीजिएगा। एंड बच्चों यहाँ आपका ये पोर्शन आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब जो है अब जो हम लेक्चर शुरू करेंगे वो इसके आगे जो है पॉइंट्स वो शुरू करेंगे। यहाँ तक आपका हाफ ईयरली पोर्शन है भाषा नीति तक। तो बच्चों आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, बढ़िया से आप तैयारी करके बहुत रिलैक्स होकर टेंशन फ्री होकर तैयारी कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड माय ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर आर ऑलवेज विथ यू। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।